हेलो दोस्तों, आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम फास्ट पे स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग फिर से बात करते हैं एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री की, जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी इस या आपको एनसीईआरटी पुरानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए जो टॉपिक है ब्रिटिश शासन का उदय, ये तीसरा चैप्टर है क्लास 8 का। और किस तरह से उदय होता है और किस तरह से विस्तार इसका होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ब्रिटिश की बात करें तो ब्रिटिश जो है, हमारी जो ब्रिटिश कंपनियां रही हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ब्रिटिश कंपनियां किस तरह से भारत में उदय होती हैं और किस तरह से अपनी सत्ता को आगे बढ़ाती हैं। और शासन सत्ता को यदि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आगे बढ़ाती है और यहाँ पर धीरे धीरे व्यापार करना शुरू कर देती है। तो भारत में देखिएगा, भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगे भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें जो पहला बंदा था वो वास्को डिगामा था। यहाँ से देखिए आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता रहता है कि कौन सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों में भारत आया था, तो वो कौन थे? वो वास्को डिगामा थे। याद रखना है कि वास्को डिगामा ये कहाँ के थे? पुर्तगाली थे। इसका मतलब है पुर्तगाल भी यूरोप में ही पड़ता है। पुर्तगाली थे जो भारत पहुंचने में समुद्र मार्ग से 1498 में भारत पहुंचे थे। कहाँ पे? कालीकट। इसका मतलब है कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे, जहां उनको जमोरिन ने भव्य स्वागत किया। वहां का जो राजा रहा जमोरिन ने उनका भव्य स्वागत किया। भारत, एशिया तथा अन्य भागों में व्यापार करने के लिए यूरोप के कई देशों की व्यापारिक कंपनियां स्थापित हुई। इसका मतलब है केवल ब्रिटिश ही नहीं आए, इंग्लैंड से ही लोग नहीं आए, बल्कि वहाँ पर यूरोप से, फ्रांस से भी आए, डेनिश डच लोग आए, अंग्रेज लोग आए, ठीक है, और पुर्तगीज लोग आए। तो ये कई जो है अलग अलग लोग जो है भारत आते हैं, विभिन्न यूरोपीय देशों से आते हैं। और यहाँ पे जैसे आप इंग्लैंड, फ्रांस, डेनमार्क, हॉलैंड, पुर्तगाल, ये सभी कंपनियां यहाँ पे आती हैं और भारत में प्रमुख केंद्र बन जाती हैं। केंद्र को फैक्ट्री कहा जाता था उस समय, या कारखाना कहा जाता था। फैक्ट्री मतलब था वह स्थान जहाँ फैक्टर्स यानी कंपनी के अफसर काम करते थे। और कुछ फैक्ट्रियों की किलाबंदी कर दी जाती थी क्योंकि उसका उद्देश्य था प्रतिद्वंदी के हमले। मतलब किलाबंदी इसलिए की जाती थी ताकि उनका मेन उद्देश्य था कि वो बाहरी लोग उस पर हमला न कर सकें, चाहे वो स्थानीय राजा हो, चाहे अपनी ही प्रतिद्वंदी के कंपनी जो है आपस में हमला न कर सके। अब बात करते हैं कि इसके अलावा यहाँ पे मसाले, हाथ के करगे बने हुए सूती कपड़े, नील, सोरा आदि खरीदारी थी। और नील था, नील का इस्तेमाल कपड़ा रंगने के लिए होता था, और सोरा बारूद बनाने में काम आता था। और यूरोप की इन चीज़ों में अभाव थी, नील का और सोरा का। यूरोपवासी इनमें से कुछ चीज़ों का शान शौकत के लिए भी इस्तेमाल करते थे। व्यापारी कंपनियां भारत की इन सस्ती दर पर खरीदे गए यूरोपीय अमेरिकी जो ऊंचे दामों पर जो थी उसे ले जाकर बेचने से और मुनाफा भी कमाते थे। कंपनियां मुख्यतः सोना चांदी लेकर भारत में इन चीज़ों की खरीदारी थी। अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए कंपनियों ने होड़ लगी रहती थी। होड़ के कारण कंपनियों के बीच हिंसात्मक झगड़े भी होने लगे, जिससे कि सरकारें और झगड़ों की लड़ाइयाँ आपस में देश कंपनियों को मदद करने लगी। इसका मतलब खुद यहाँ के लोग कुछ अलग अलग कंपनियों को मदद करने लगे। 18वीं शताब्दी के आरंभ तक अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने पुर्तगाली, स्पेनिश और डचों को उन महत्वपूर्ण स्थलों को हटा दिया जिन्होंने एशिया और यूरोप के बीच व्यापार के लिए स्थापित किए थे। इसका मतलब है कि यहाँ पर अब धीरे धीरे ये लोग क्या हुए कि यहाँ से गायब हो जाते हैं। और कौन? डच, जो छोटी छोटी कंपनियां हैं। और ये देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के बाद जो है हम लोग कह सकते हैं ये सूरत बंदरगाह का चित्र है, जहाँ पे हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन की बात कर रहे थे, ठीक है। सूरत बंदरगाह का चित्र है। और फिर इसके बाद ये सूरत बंदरगाह का चित्र रहा। और फिर इसके बाद देखिएगा, और यहाँ पर इंग्लैंड फ्रांस की कंपनियां, जो इंग्लैंड फ्रांस की कंपनियां थी, उन कंपनियों का यूरोप के व्यापार पर प्रभुत्व धीरे धीरे हो गया। बस दो कंपनियों को, इंग्लैंड और फ्रांसीसी, और एक दूसरे के विरोध होने लगे, बीच में झगड़े होते रहते थे। और ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए कंपनियां कम से कम कीमत पर भारतीय माल खरीदने का प्रयास करती थी। इसलिए इन कंपनियों के बाजार पर अपना अपना अधिकार जमाने और एक दूसरे को प्रभाव को खत्म करने
पर प्रतिद्वंदता शुरू हो गई। कंपनियों के बीच लड़ाइयाँ हुई, साथ में कंपनियों ने भारत के राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। व्यापार पर नियंत्रण करने और प्रतिद्वंदियों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से कंपनियां जो है, अब देखिए यहाँ पर युद्ध भी कई बार कंपनियों ने लड़ा। और 1705 में यूरोपीय कंपनियां में कौन कौन सी स्थिति थी, जो छोटे छोटे यहाँ के जो राजा थे वो उनको सपोर्ट करते थे, और कंपनियां खुद अपने आप को जो है इस्टेब्लिश कर चुकी थी, जैसे गुजरात का सूरत, बड़ौदा, वसीम, ये देखिए। और यहाँ पर यमन, सालसेट, बम्बई, गोवा और माहे, कालीकट, कोचीन, नागापट्टनम, पोर्ट ऑफ डेविस, सेंथोर्म, ये मुसलीपट्टनम, विशाखापट्टनम, पीपली, पोर्ट विलियम, ये सब पर धीरे धीरे जो है चिंसुरा, यहाँ पर अपनी अपनी कंपनियां इस्टेब्लिश हो चुकी थी। अब देखिए, राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए भी योजनाएं बनाने लगी। फ्रांसीसी के प्रधान कार्यालय भारत के दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पांडिचेरी पर फ्रांसीसियों का बहुत बड़ा अधिकार था, और ये बहुत बड़े आधिपत्य भी जमाए हुए थे। और उधर यदि देखा जाए, फ्रांसीसियों का प्रधान कार्यालय भारत के दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर पांडिचेरी था, और वहीं अंग्रेज का मुख्य केंद्र कोर्ट ऑफ जॉर्ज मतलब मद्रास था, क्योंकि ये माना जाता था कि अंग्रेजों का जो केंद्र था, यदि दक्षिण की तरफ हम लोग जाएं तो पोर्ट सेंट जॉर्ज किला था जो मद्रास में था, और फ्रांसीसियों का पांडिचेरी। ये दोनों आपको ध्यान देना है, क्योंकि आगे चलकर इन दोनों पर प्रतिद्वंदता और आगे बढ़ेगी। पांडिचेरी अधिक दूर नहीं था इससे। पोर्ट विलियम नामक उनकी एक किलाबंदी चौकी कलकत्ता में भी हुई। ये अंग्रेजों को हुई पोर्ट विलियम जो किला बना था, और उन्होंने बंगाल के निर्यात व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। और उसके बाद वहाँ के परिवार, व्यवसायिक, इन लोगों से, जैसे जगत सेठ परिवार नवाबों का एक महाराज थे, जो वहाँ के बहुत ही बड़े व्यापारी भी थे। मुगल साम्राज्य का एक सूबा मगर लगभग स्वतंत्र हो चुका था। कर्नाटक की राजधानी मद्रास पांडिचेरी के बीच स्थिति अर्काट शहर में थी। इसका मतलब बंगाल से भी जो है ये लोग स्वतंत्र होकर के, जो बंगाल से स्वतंत्र होकर, मुगलों से स्वतंत्र होकर बंगाल भी एक राज्य बन चुका था। 1740 से 48 के दौरान यूरोप में उस समय क्या हुआ था, कुछ युद्ध चलने शुरू हो गए, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकारी का युद्ध कहते हैं। उस युद्ध में फ्रांसीसी और अंग्रेज परस्पर विरोधी खेमे में थे। उस समय डुप्ले पांडिचेरी में फ्रांसीसी कंपनी का मुख्य अधिकारी था, और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच यूरोप के में युद्ध शुरू हुआ तो फ्रांसीसियों ने पोर्ट सेंट जॉर्ज को लूट लिया। इसका मतलब है कि पहले हमला फ्रांसीसियों ने किया, और जो मद्रास में पोर्ट सेंट जॉर्ज किला था उसे लूट लिया। इसलिए लूट लिया क्योंकि जो गृह युद्ध चल रहा था यूरोप में, वहाँ पर इन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया का सपोर्ट कर रहे थे, उसको लेकर के लूट लिया। जब कर्नाटक के नवाब ने देखा कि उसके प्रांत में फ्रांसीसियों की शक्ति बढ़ती जा रही थी, तो उसने उनके खिलाफ एक सेना भेजी, मगर कर्नाटक सेना हार गई। इस लड़ाई के परिणाम से सिद्ध कर दिया कि एक छोटी सी सेना, यदि सैनिकों के अनुशासन हो और उन्हें नियमित रूप से वेतन दिया जाए, तो उन्हें यूरोप में विकसित नई बंदूकें दी जाए, तो भारतीय शासकों की काफ़ी बड़ी सेना को हरा सकती है। तो भारतीय सैनिक अनुशासनहीन थे, उन्हें नियमित रूप से वेतन नहीं मिलता था, और उन्हें उनके लड़ाई के लिए अच्छे साधन भी उपलब्ध नहीं थे। रॉबर्ट क्लाइव उस समय अंग्रेज कंपनी में क्लर्क था। उसने इस लड़ाई के महत्व को समझा, और आगे चलकर अंग्रेजी कंपनियों के हितों के लिए उन्होंने क्या किया, अनुभव का उपयोग किया। यही रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, अब बात करते हैं वे सवाल को लेकर विवाद पैदा हुए, और कैसे सवाल थे ये देखिए। 1748 में यूरोप में शांति समझौता हुआ, तब फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को मद्रास वापस कर दिया, मगर शांति ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकी। फ्रांसीसियों के विरुद्ध हुई लड़ाई में कर्नाटक के नवाब मारा गया था। उसी दौरान निजाम की भी मृत्यु हुई थी, और उत्तराधिकारी को लेकर के जो है काफ़ी बड़ा, कह सकते हैं, सवाल को लेकर काफ़ी बड़ा विवाद हो गया। फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग के नवाब बना दिया, और कर्नाटक के नवाब के पद के लिए दोनों कंपनियों ने अलग अलग उम्मीदवारों को समर्थन दिया। फ्रांसीसी ने चांद साहब को कर्नाटक का नवाब बना दिया। अंग्रेज मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाना चाहते थे। इस काम के लिए उन्होंने क्लाइव को 1751 ईस्वी में एक छोटी सेना सौंप दी, और इसके बाद अर्काट भेजा। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई, और चांद साहब का सिर काट लिया गया। तो अब देखिए, अब स्थितियां जब इस तरह से फैली, तो और ज़्यादा वहाँ पे कर्नाटक की स्थिति देखिए
सिर काट दिया गया और डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया गया। दोनों कंपनियों के बीच शांति समझौता हुआ। निजाम ने मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब मान लिया। लड़ाई का नतीजा अंग्रेजी कंपनी के हित में रहा और कर्नाटक में फ्रांसीसी कंपनी के स्थान पर अंग्रेज कंपनी का आधिपत्य हो गया। हारने पर भी हैदराबाद में फ्रांसीसियों का प्रभाव बरकरार रहा और उनकी फौज के खर्च के लिए निजाम ने उन्हें राजस्व वसूली का अधिकार भी दे दिया। निजाम की रक्षा के नाम पर उन्होंने अपनी सेना की सहायता उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। मजे की बात यह है कि फ्रांसीसी फौज वही राजस्व खर्च होता था जिसे वसूल करने का अधिकार निजाम ने उन्हें दिया था। इस प्रकार भारतीय राज्यों से फौज का खर्च लेकर फिर उसी फौज से उन राज्यों के शासकों को नियंत्रण रखने का एक नया तरीका सामने आया। इस तरीके को जल्द ही अंग्रेजों ने बंगाल में अपनाकर इस बीच बंगाल संघर्ष का क्षेत्र बन गया। अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष को अंतिम दौर पर 1756 ईस्वी में तब चला जब यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध शुरू हुआ। कर्नाटक और फ्रांसीसियों की हार हुई और हैदराबाद में फ्रांसीसी के स्थान पर अंग्रेज ले लिया। निजाम ने उन्हें उत्तर की सरकारें सौंप दी और फ्रांसीसियों के हाथों में उनके सारे भारतीय उपनिवेश निकल गए। 1763 ईस्वी में यूरोप युद्ध समाप्त हुआ और फ्रांसीसियों को उनके उपनिवेश वापस मिल गए। भारत में फ्रांसीसियों का राजनीतिक सत्ता समाप्त हो गई थी और उनकी गतिविधियां केवल व्यापार तक सीमित रही। इस बीच अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा कैसे हुआ? अलीवर्दी खां 1740, याद रखिएगा बंगाल पे कब्जा होने का कारण क्या था कि किस तरह से ब्रिटिश ने बंगाल पर सबसे पहले ब्रिटिश ने पूर्ण अधिकार यदि किसी स्थान पर किया था तो था बंगाल। तो आपको ये समझना है अलीवर्दी खां 1740 में बंगाल का नवाब बना। उसने जमींदार और हिंदू तथा मुसलमान अधिकारियों की निष्ठा प्राप्त कर ली। उसने बंगाल में कुशन प्रशासन कायम किया और अलीवर्दी खां ने यूरोप के सौदागरों को हमेशा नियंत्रण में रखा। उसके बाद उसका तरुण नाती सिराजुद्दौला जो कि नवाब बना, मगर सिराजुद्दौला के नवाब बनने पर उसके परिवार के सदस्यों के बीच षड्यंत्र और झगड़े शुरू हो गए थे। इन साजिशों ने अंग्रेजी कंपनी को बंगाल में राजनीतिक हस्तक्षेप में करने का मौका दिया। उन्होंने कलकत्ता की किलाबंदी की और विस्तार शुरू कर दिया। नवाब के ढाका के खजाने के रकम गबन हुआ और गबन का वह रकम क्या किया गया नवाब के अनुसार अंग्रेजों के पास थी। नवाब ने अंग्रेजों से गबन का वह रकम लौटाने को कहा और अंग्रेजों ने नवाब की मांग को ठुकरा दिया। नवाब शायद कर्नाटक की घटनाओं से अवगत था और उसने अनुभव किया कि अंग्रेजों कंपनी सत्ता में खतरा है, अंग्रेजी कंपनी के सत्ता एक खतरा है। उसने खतरे को खत्म करने का फैसला किया। 1756 में ईस्वी में सिराजुद्दौला सैनिकों ने कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। मतलब इसलिए ऐसा किया क्योंकि उनको लगा कि अंग्रेजी कंपनी उनके लिए खतरा बन जाएगी। इस वजह से सिराजुद्दौला को इस तरह का निर्णय लेना पड़ा और जिसमें आप देखेंगे कि कलकत्ता में कब्जा कर लिया। नवाब के कुछ सैनिकों ने अंग्रेज कैदियों पर अत्याचार किए और कई अंग्रेज मारे गए। सूचना मिलते ही नवाब ने अत्याचार रुकवा दिए। जब कलकत्ता की हार का खबर मद्रास पहुंची तो क्लाइव का एक नौसैनिक बेड़े यही था सिराजुद्दौला, नौसैनिक बेड़े को क्या किया गया ये देखिए, नौसैनिक बेड़ों के साथ कलकत्ता पर दोबारा कब्जा करने के लिए भेजा गया। कलकत्ता पर अंग्रेजों का फिर से कब्जा हो गया, मगर उसने वे संतुष्ट नहीं हुए। वे नवाब के विरुद्ध रचे जा रहे षड्यंत्र में शामिल हो गए। उन्होंने नवाब के मुख्य सेनापति मीर जाफर का समर्थन देना शुरू किया और अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का 23 जून 1757, ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है क्योंकि इसी युद्ध में पहली बार ब्रिटिश ने भारत में औपनिवेशिक की नींव रखी थी और इसमें अंग्रेजी के साथ षड्यंत्र में शामिल हुआ और मीर जाफर तथा उसके अन्य सहयोगियों ने लड़ाई में सक्रिय भाग नहीं लिया और जगत सेठ ने अंग्रेज कंपनी का साथ व्यापारिक संबंध थे और बंगाल की वित्त व्यवस्था पर भी उनका काफ़ी नियंत्रण था। जगत सेठ ने मीर जाफर का समर्थन करने का निर्णय किया और प्लासी के युद्ध में नवाब की सेना हार गई और नवाब को पकड़ लिया गया और बड़ी निर्दयता से मार दिया गया। मीर जाफर को नवाब बना दिया गया और क्लाइव और कंपनी के अन्य अफसरों ने उनका समर्थन किया, इसलिए उसने उन्हें इनाम के तौर पर भारी धनराशि दी। इस लड़ाई के साथ भारत में ब्रिटिश सत्ता का स्थापना की शुरुआत हो गई।
मतलब यही लड़ाई भारत में ब्रिटिश सत्ता को स्थापित कर दिया। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसे हम लोग बोलते हैं प्लासी का युद्ध। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल पर अंग्रेजी कंपनी का वास्तविक सत्ता कायम हुई और नवाब उसकी कठपुतली बन गया। कंपनी अफसर उनके भारतीय दलाल और किसान हो गए, जिससे वो आसानी से जो है ये लोग क्या करते थे, कर वसूल लेते थे। अब देखिए, कर वसूल लेते थे और भारी मुनाफा कमाते थे। कंपनी के अफसर नवाब और अन्य लोगों के साथ घूस भी लेते थे। कंपनी भी नवाब से भारी धन की मांग करती थी, जिसे वह पूरा करने में असमर्थ थे। उनका खजाना खाली हो गया था, यहाँ तक कि अपने सैनिकों को वेतन देने के लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं बचा। अतः नवाब भी कंपनी के खिलाफ होने लगे, लेकिन कंपनी के अफसरों ने उसे गद्दी से हटाकर उनके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम ने अंग्रेज कंपनी पर अपनी पूर्ण निर्भरता की स्थिति को समझा और कंपनी के शिकंजे से छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए वह अपनी स्थिति मजबूत बनाने के लिए जुट गया और स्वतंत्र होने की कोशिश करने लगा। अब देखिए, कोशिश करने लगा और स्वतंत्र होने की यही है, कोशिश करने लगा। और वह बंगाल का आखिरी नवाब था। उसने मीर जाफर को उन सभी अफसरों को बर्खास्त करना शुरू कर दिया जो कंपनी के हिमायती थे। वह एक ताकतवर सेना बनाने में जुट गया और सैनिकों को युद्ध के लिए नए तरीके सिखाने और उनकी यूरोपीय सैनिकों को नियुक्त किया। उसने चुंगी की वसूली खत्म कर दी ताकि भारतीय सौदागर भी कंपनी के अफसरों की बराबरी में ही रहे और व्यापार कर सकें। उनके उठाए गए इन कदमों से, विशेषकर उसकी अंतिम कार्रवाई से, अंग्रेज कंपनी के अफसर खफा हो गए और उन्होंने नवाब को हटा देने का फैसला किया। 1763 में जो लड़ाई उसने नवाब की सेना की हार गई, नवाब को बंगाल बिहार से खदेड़ दिया गया। फिर जाफर अवध के नवाब सुजाउदौला के यहाँ शरण, और जो सुजाउदौला था उसने सफदरजंग जंग के बाद अवध के नवाब बना दिया गया था। उस समय मुराल बादशाह, मतलब जो मुगल बादशाह शाह आलम ने भी अवध के नवाब का शरण ली थी और शाह आलम के पिता आलमगीर द्वितीय की हत्या हो जाने के बाद वजीर ने उसे दिल्ली में घुसने नहीं दिया था। दो शरणार्थी के सहयोग से अवध के नवाब ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की तैयारी की। पश्चिमी बिहार और बक्सर नामक स्थान पे 22 अक्टूबर 1764, ये भी डेट याद रखिएगा, ये पूर्णतः ब्रिटिश कंपनी का यहाँ पर स्थापित कर दिया ये घटना ने। इसका मतलब है कि 22 अक्टूबर 1764 में लड़ाई हुई और भारतीय सेनाओं की हार हुई। बक्सर की लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुआ क्योंकि भारत के इतिहास में एक भारी मोड़ आया। 1765 में सुजाउदौला और शाह आलम ने इलाहाबाद में क्लाइव के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया। जो क्लाइव ने हस्ताक्षर किया उसके बाद बेटे को नवाब बनाया गया, मतलब हस्ताक्षर किया, उस समय कंपनी का गवर्नर बन गया और समझौते के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी भी मिल गई। इससे कंपनी के इन प्रदेशों में राजस्व वसूलने का अधिकार भी मिल गया। अवध के नवाब इलाहाबाद में कोरा या कड़ा मुगल बादशाह को दे डाले, जिससे कि ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण में इलाहाबाद रहने लगे और मुगल बादशाह को हर साल 26 लाख रुपए देना मंजूर किया, मगर जल्द ही वह अपने वादे से मुकर गए, जिससे भुगतान रोक दी। बाहरी हमलों से अवध नवाब की रक्षा के लिए कंपनी ने अपनी सेना भेजने का वचन दिया था, मगर सेना का खर्च उठाने की जिम्मेदारी नवाब की थी। इस प्रकार अवध का नवाब कंपनी को आश्रित हो गया। इस बीच मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया गया, पर उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे को नवाब बनाया गया। कंपनी के अफसरों ने नए नवाब से मोटी रकमें ऐड कर खूब संपत्ति जोड़ी। ब्रिटिश प्रभाव का विस्तार 1765 से 1785। कर्नाटक में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुए युद्ध ने, प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों ने भारत की ब्रिटिश सत्ता की स्थापना का मार्ग खोल दिया। आरंभ में अंग्रेजों का प्रभाव 3 स्थल कलकत्ता, बंबई और मद्रास के आसपास समुद्र तटीय क्षेत्रों तक सीमित रहा, लेकिन 1765 ईस्वी तक ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा के वास्तविक शासक बन गए। इसका मतलब है कि 1765 के बाद ये पूरी तरह से जो ब्रिटिश जो थे वो भारत की औपनिवेशिक व्यवस्था को अपने चंगुल में कर लिए और इस समझौता से उन्हें दीवानी वसूलने का अधिकार मिला
और जिससे वो सैनिकों को आसानी से वेतन दे सकते थे। कर्नाटक के नवाब का उन्हीं को बनाया हुआ था जो बीच में मराठों अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त कर ली थी। उस समय मराठे ही भारत के प्रभुत्व शक्ति थे। आगे करीब 4 दशकों से अंग्रेजों को मराठा शक्ति का मुकाबला करना पड़ा। दक्षिण भारत में मराठा के अलावा हैदराबाद, मसूर राज्य भी काफ़ी शक्तिशाली थे। 1765 से 72 तक बंगाल की दोहरी सरकार रही, क्योंकि वहाँ एक साथ 2 सत्ताएं शासन कर रही थी। सेना और राजस्व वसूली अंग्रेजों के हाथों में थी और प्रशासन संभालने का काम नवाब देख रहे थे। तो इस तरह से दो लोगों के हाथ में ये व्यवस्था बनी हुई थी। यहाँ पर देख सकते हैं ये अलग सत्ता चल रही थी, फिर उड़ीसा और बिहार में अलग चल रहा था, दक्षिण में जो है अलग चल रहा था। इस तरह से जो है क्षेत्र फैले हुए थे। अब देखिए, इस तरह से स्थितियाँ अधिकारों में अमल में लाने के लिए नवाब के पास कोई साधन नहीं रह गया था। दूसरी तरफ सारी शक्ति अंग्रेजों के हाथों में थी, मगर जिम्मेदारी कोई नहीं। कंपनी के अफसर बेहद भ्रष्टाचारी बन गए थे और जनता का शोषण कर रहे थे। 1707 ईस्वी में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा और कंपनी के जो अफसर थे उन्हें दुर्व्यवहार ने अकाल पर अधिक भयावह बना दिया। मैसूर के शासक हैदर अली ने 1769 में अंग्रेज मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को हराया और उन्हें अपने साथ साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर भी किया। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बना और 1773 में भारतीय ब्रिटिश प्रदेश के गवर्नर जनरल बनाया गया। उस समय अंग्रेजों ने बंगाल में अपने शासन को मजबूत बनाना शुरू कर दिया। उस समय बंगाल में बिहार, उड़ीसा भी शामिल था और 1772 में दोहरी सरकार को खत्म कर दिया गया और बंगाल पर कंपनी का सीधा शासन लागू हो गया। उसी साल से कलकत्ता, जो कि कंपनी का प्रमुख केंद्र था, बंगाल की वास्तविक राजधानी बनी। कालांतर में ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता जो है बनाया गया। इसका मतलब है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट भी पारित हुआ और जो कलकत्ता ब्रिटिश की राजधानी बनी तो उसके अधीन बम्बई और मद्रास को उसके अधीन कर दिया गया। ठीक है, उसके अधीन बम्बई और मद्रास को किया गया। अब देखिए, अंग्रेजों ने अवध के नवाब को रूहेला के विरुद्ध सहायता दी और रूहेला के अधिकांश इलाके अवध के साथ मिला लिए गए, मगर रूहेला सरदार को रामपुर का नवाब बना दिया गया। रामपुर का राज्य रूहेला के कुछ इलाकों को मिलाकर बनाया गया था। अंग्रेजों की सहायता के लिए अवध के नवाब ने उन्हें 40 लाख रुपए दिए और अवध के साथ अंग्रेजों के संबंध अधिक मजबूत हुए। इससे बंगाल पर अंग्रेजों का शासन सुरक्षित और सुदृढ़ हुआ। 1775 से 1782 ईस्वी तक अंग्रेज मराठा से लड़ते रहे। मराठों के साथ साथ पहली लड़ाई, जिसे प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध कहते हैं, ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई अंग्रेजों ने पेशवा पद के लिए माधवराव द्वितीय के विरुद्ध रघुआ के दावे का समर्थन किया, मगर उस समय अधिकतर मराठा सरदार किशोर पेशवा या मराठा नेता नाना फडणवीस के समर्थक थे। यह युद्ध अनिर्णित रहा और 1782 में खत्म हो गया। इसके बाद 20 साल तक अंग्रेज और मराठों के बीच शांति स्थापित रही। प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने हैदर अली के बीच भी संधि हुई थी और दोनों पक्षों ने यह तय किया कि कोई तीसरी शक्ति उनके किसी पर हमला नहीं करेगी और दूसरे को मदद करेंगे। मगर जब मराठों ने मैसूर पर हमला किया तो अंग्रेजों ने हैदर अली का कोई मदद नहीं की। फलतः इसके कारण जो है मैसूर का शासक अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। आगे के 30 सालों तक हैदर अली और उसके बेटे टीपू सुल्तान अंग्रेजों से शत्रु बने रहे और अंग्रेजों के साथ साथ उनकी कई बार लड़ाइयाँ हुई। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान फ्रांस ने ब्रिटेन के विरुद्ध अमेरिकी उपनिवेशों की मदद की। फ्रांस के मराठों को भी सहायता देने की पेशकश थी। बदले में भावना से अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बंदरगाह माहे पर अधिकार कर लिया। यूरोप के साथ साथ व्यापार के लिए माहे मैसूर राज्य का एकमात्र बंदरगाह था, जहां हैदर अली 1780 में अंग्रेजों पर हमला किया। फ्रांसीसियों ने उसकी मदद की, मगर जब ब्रिटेन और फ्रांस के बीच शांति समझौता हुआ तो फ्रांसीसियों ने मैसूर को मदद देना बंद कर दिया, जिससे 1782 में हैदर अली की मृत्यु हुई और परंतु उसके बेटे टीपू सुल्तान ने लड़ाई जारी रखी। दूसरा, इसका मतलब है कि बीच में जो है फ्रांसीसियों ने खुद मदद देना कम कर दिया, नहीं
तो खुद जो हैदर अली रहे हों, चाहे आपका टीपू सुल्तान रहे हों, ये लोग खुद अंग्रेजों को यहाँ से उखाड़ फेंकते। दूसरा, अंग्रेज मैसूर युद्ध 1784 में खत्म हुआ, लड़ाई के पहले स्थिति फिर से कायम हो गई। इस प्रकार 1765 से 85 ईस्वी तक भारत जो है, अंग्रेज भारत में अपने क्षेत्रों का विस्तार नहीं कर पाए, मगर वे अपने राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने में सफल रहे। मराठों के विरुद्ध हुई लड़ाई के दौरान वे नागपुर के भोसले को तटस्थ रखने में सफल हुए और मराठों और मैसूर के खिलाफ उनकी लड़ाई ने निजाम को भी तटस्थ रखने में सफल हुए और मैसूर निजाम मराठे मिलकर अंग्रेजों को हरा सकते थे, मगर अंग्रेजों ने भारतीय शासकों को आपस में मतभेद मिटाने नहीं दिया। वे प्रभाव पश्चिम से यमुना तक, हैदराबाद तथा दक्षिण से दूर तक बढ़ाने में सफल हो गए। हस्तक्षेप करने की नीति, जो हम लोग अगला पॉइंट पढ़ेंगे, हस्तक्षेप करने की नीति, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।